था। और वर्तमान समय में जो चुनौती हमारे समक्ष कोविड-19 के रूप में उपस्थित है, उन दोनों ही मोर्चों पर हमें चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि हमें शारीरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और साथ-साथ ये भी देखना है कि इन सुरक्षा मानकों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हमारे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो। स्कूली शिक्षा का वर्तमान में या कहें कि जो परंपरागत शिक्षा पद्धति है, उसका विकल्प नहीं है। कोई ऐसा विकल्प नहीं है, वो ज़रूरी है, वो होना है और अनिवार्य है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग या स्कूल में जो बच्चों का सामाजिक, मानसिक डेवलपमेंट होता है, जो चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं, जैसे आप देखिए सामाजिक समरसता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, सद्भाव हो, ये जब बच्चे आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और रहते हैं, साथ क्लास में बैठते करते हैं, तो वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ऑफलाइन या क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसकी सहायता के लिए वर्तमान परिस्थितियों में उसकी सहायता के लिए कुछ टूल्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। वर्तमान समय एक ऐसा आपदा का समय है, जिसमें सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य प्रारंभ करना है। हम लोगों को कोविड-19 के पहले ही हमारा विभाग बहुत तेजी से तकनीकी तौर पर अपने को विकसित कर रहा था। उसके पीछे प्रयासरत थे लोग। बहुत पहले ही हमारे यहाँ परीक्षाएँ ऑनलाइन सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत हो रही थीं और हमारे सारे फॉर्म और ये फिलअप करना और बोर्ड में वो करना, वो ऑनलाइन था। इस वजह से जो यूपी बोर्ड कि कहीं न कहीं ये बदनामी थी कि यहाँ फर्जीवाड़ा होता है या बाहर से लोग आते हैं, उन सारी चीज़ों पर एक विराम लगा। तो तकनीक का प्रयोग तो यूपी बोर्ड ने लगभग 5 से 6 साल पहले ही शुरू कर दिया और उनकी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन सारी चीज़ें की और यूपी बोर्ड के सिलेबस को सेंट्रल बोर्डों के सिलेबस के समकक्ष लाने के लिए उसके करिकुलम में भी बड़े व्यापक स्तर पे बदलाव किए गए। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए गए। आधुनिक समय की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के परिवर्तन के सतत प्रयास विभाग द्वारा, शासन द्वारा और उससे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और अब इन चुनौतियों के सामना करने का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसी हो, जो ज्ञान दे, योग्य बनाए, रोजगार भी दे और साथ में जीवन की चुनौतियों को सहज तरीके से झेल सके, समस्याओं का समाधान कर सके, इस प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण का प्रयास शिक्षा के वर्तमान परिवेश का उद्देश्य है कि शिक्षा प्रारंभ से ही ऐसी हो कि वो छात्रों के रुचि के अनुरूप हो, उनको व्यवसाय भी प्रदान कर सके, उनको शिक्षित भी कर सके और उनको देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी बना सके। तो इन्हीं सब परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए हम लोगों के समक्ष इस साल एक विकल्प के तौर पर, एक टूल के तौर पर और एक सप्लीमेंट के तौर पर ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम अपने पूरे जोश और संकल्प के साथ किया जा रहा है। सारे इंटरमीडिएट कॉलेजों में वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। स्वयं प्रभा चैनल के, दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूट्यूब पे या दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये सारी बातें हम लोग जमीनी स्तर पर, सिर्फ हवा में नहीं कि ये कह रहे हैं कि ऐसा करना है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब उसके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। प्रारंभ में जब हमारे स्तर पे डीआर साहब और जेडी मैडम हमारी, उन्होंने निर्देशित किया कि अब आपको ऑनलाइन क्लासेज चलाने हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास शुरू किया। जो भी दिशा निर्देश शासन से उपलब्ध कराए गए, उसके अनुरूप तकनीक को अपनाने का प्रयास किया। समस्याएं बहुत खड़ी हुई। पहले स्तर पे सभी शिक्षकों के द्वारा ये जैसे कहा गया कि सर हम लोग तो क्लासरूम टीचिंग के हैबिचुअल हैं, ऑनलाइन क्लास कैसे होगा, कैसे करना होगा, हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं और तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
एक सर थे इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं एंड्रॉयड फ़ोन तो चलाता ही नहीं हूँ, है मेरे पास घर पे एंड्रॉयड फ़ोन है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, कैसे उस पे मैटर डाउनलोड किया जाएगा या अपलोड किया जाएगा। तो इन सारी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर हम शुरुआत में जूझते रहे, लेकिन कहा जाता है कि प्रयास कीजिए तो जहाँ चाह है वहीं राह भी निकलती है। और आज कुछ लोगों के प्रशिक्षण के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई, जो बलिया जिले में जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए जिनको ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित की गईं, उस टीम में मैं भी सदस्य के रूप में शामिल था। ऑनलाइन चीज़ों को अपलोड करने की ज़िम्मेदारी हमारे वरिष्ठ श्री अतुल तिवारी जी को सौंपी गई, क्योंकि वो इस फील्ड में काफ़ी उनको जानकारी थी। तो एक टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आईं, लेकिन मुझे अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर पे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, संसाधनों का भी अभाव है। लेकिन हमारे सारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किए, वीडियो तैयार किए, सारी जगहों से जहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं मैटर को उन्होंने अपलोड किया। हमारे डीआईएस सर ने अपनी प्रेरणा से बलिया जिले का एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसमें पूरे जिले के शिक्षकों के द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री या उनके द्वारा दिए गए वीडियो अपलोड किए गए। अब मैं अपने स्कूल की एक समस्या, जैसे है, मैं ऑनलाइन क्लासेस के फायदे के रूप में या उसके इस्तेमाल से क्या भविष्य हो सकता है, इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ साइंस साइड है, इंटर में आप लोग जो लोग पढ़े होंगे जानते हैं, लेकिन आज के परिवेश में प्रवक्ता सिर्फ एक हैं फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के या इंग्लिश हिंदी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम लोग अपने संसाधनों के थ्रू या सेवानिवृत्त टीचर की एक योजना चली है, उनके थ्रू प्रयास कर रहे हैं कि इन पदों को मतलब भरा जाए और पढ़ाया जाए। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग से सबसे पहले जो फायदा ये हुआ कि जो अन्य स्कूलों में लोग कार्यरत हैं, मैथमेटिक्स के या केमिस्ट्री के, उन्होंने जो अपना कंटेंट दिया, उन्होंने जो सामग्री दी, जो चीजें बताई, वो हमारे बच्चों को भी उपलब्ध हो गई। प्रारंभ में बच्चे बहुत कम मात्रा में व्हाट्सएप क्लासेस से जुड़ रहे थे। हम लोगों ने प्रेरित किया, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अन्य बच्चों को जोड़ा जाए, क्योंकि विशेष तौर पे आज के परिवेश में जो राजकीय विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं, वहाँ बहुत साधन संपन्न बच्चे इनरोल्ड नहीं हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो उनको कैसे जोड़ा जाए, तो प्रारंभ में कठिनाई हुई, लेकिन मैंने एक रास्ता सोचा और उस पर अमल किया कि हमने कुछ बच्चों को ही सेलेक्ट कर लिया और उनको ही ग्रुप एडमिन बना दिया कि आप अपने दोस्तों को ढूंढ के किसी भी तरह, जिसके पास भी घर में मोबाइल हो, उसके थ्रू आप उनको जोड़िए, उनको उपलब्ध कराइए ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो ये जो प्रयास था वो बड़ा फलीभूत हुआ और बहुत सारे बच्चे जो है धीरे-धीरे व्हाट्सएप क्लासेस से जुड़ने लगे। तो मैंने देखा कि जिस चीज़ को प्रारंभ में तकनीक को अपनाने में हम लोग हेजिटेट थे या हमारे टीचर्स भी सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, अब बहुत आसानी से वो इन चीज़ों को कर रहे हैं और क्लासेस जो है पूरे जून भर, मई से चलना शुरू हुए और अभी तक कंटिन्यूअस वो क्लासेस चल रहे हैं। अभी भी स्कूलों के खुलने की संभावना क्या है, ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन जिस परिवेश में है, एक टूल्स के रूप में हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग को इस्तेमाल किया है और उसका परिणाम बहुत सकारात्मक है। बच्चे भी उसको पसंद कर रहे हैं। जो बच्चे प्रारंभ में नहीं जुड़ रहे थे, अब किसी भी तरह अपनी व्यवस्थाओं के साथ उसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ डायरेक्ट नहीं लाइव हो पाता तो बाद में अपने दोस्तों के माध्यम से भी वो पाठ्य सामग्री उनको उपलब्ध है, उसको वो देखते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलने से हमारे पास एक विकल्प उपलब्ध हुआ, जो भविष्य का विकल्प है और जिसको हमारी योजना में वो एक हिस्सा था। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कंटेंट पहले नहीं थे, यूपी बोर्ड के वेबसाइट पे थे, यूट्यूब पे थे, दीक्षा पे थे,
लेकिन उनका इस्तेमाल हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा बहुत कम मात्रा में किया जाता था। वही जो कहा जाता है कि हर जगह 2-4 बच्चे आपको एक्टिव या अवेयर मिल जाएंगे, तो उनके द्वारा उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनको सबके बीच पहुंचाना यह विभाग का जो लक्ष्य था। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग 100% इसमें सफल हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि 60 से 70% बच्चे अब हमारे वर्चुअल क्लासेस का हिस्सा हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है ये महसूस करके। और बच्चे उसमें अपनी समस्याएं भी रखते हैं। कई बार क्लासरूम में होता है कि कोई एक सवाल बच्चा पूछता है, तो कई बच्चों की समस्याएं होती हैं और वो सॉल्व होती हैं, तो उसके जवाब से सबको उसका लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार आज बहुत बड़े स्तर पर किसी भी स्कूल के अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा जो मैटर प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे सभी बच्चे लाभ ले रहे हैं, क्योंकि जिले स्तर पर एक यूट्यूब चैनल हम लोग के द्वारा लॉन्च किया गया और उसमें सारी पाठ्य सामग्री अपलोड की जा रही है, तो अन्य स्कूलों के बच्चे भी उससे लाभ उठा रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में खुद भी था कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर पृष्ठभूमि के हैं या जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और कई बार हम लोग चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा फीडबैक दें या एक्स्ट्रा क्लासेस चलाएं या रेमेडियल टीचिंग करें। तो ऑनलाइन क्लासेज एक तरह से रेमेडियल टीचिंग का भी काम कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी मैटर को बार बार देख सकते हैं। अगर एक बार में आप उसको बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं और तीसरी बार भी देख सकते हैं। तो इससे उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है या जो उनको ग्रहण करना है, उसका भी परसेंटेज बढ़ सकता है और इससे हमारे भविष्य के लिए, छात्रों के लिए एक उदाहरण मिलने वाला है। और आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि हमारे जनपद को, जो कि हम लोग कहते हैं कि तकनीकी रूप से हम बहुत पीछे हैं या पिछड़े क्षेत्र के हैं, यहाँ वो सारी सुविधाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं है, लेकिन समय के साथ चीजों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए विकल्प आ रहे हैं, जो चयन किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से बताएं तो बलिया के माध्यमिक शिक्षा विभाग को शासन स्तर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है ऑनलाइन टीचिंग के इनोवेशन के लिए और उसमें बेहतर कार्य करने के लिए। और हमारे यहाँ से भी टीचरों का पैनल द्वारा सिलेक्शन हुआ है, जो कि यूट्यूब पे या स्वयं प्रभा चैनल पे अपनी सामग्री को प्रस्तुत कर रहे हैं, करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की चुनौतियों के सापेक्ष हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि बोर्ड ने बहुत पहले से ही ये निर्धारित कर रखा है, ये भविष्य की उनकी रूपरेखा थी, हमारे विभाग की, शासन की मंशा प्रारंभ से थी। ऐसा नहीं कि कोविड-19 की ये जो आपदा है इस कारण ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से ही तकनीक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस आपदा को विभाग ने अवसर के रूप में लिया है और उसको, उस अवसर को तब्दील भी किया है। कभी कभी क्या होता है कि कई चीज हम एक्शन या प्लान बनाते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते, ग्राउंड लेवल पे या जमीनी स्तर पे वो चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन निश्चित तौर पे कोविड एक बहुत बड़ा संकट है, कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, शिक्षा भी उसी में है, स्वास्थ्य भी है, पर्यावरण भी है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन प्रोसेस को बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ाया गया है और निश्चित तौर पे भविष्य में इसको हम लोग टूल्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, करते रहेंगे। अब मैं आता हूं अपने जनपद की शिक्षा व्यवस्था पर, इसकी चुनौतियों पर, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हूँ और अध्यापन कार्य भी मैंने किया हुआ है और उसके बाद मैं विभागीय पदोन्नति से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो जब मैं जीआईसी का प्रिंसिपल बना तो मेरे सामने एक प्रश्न ये बार बार पूछा गया और अभी भी लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं इस बात को कि क्या बात है सर कि जीआईसी अब ऐसा नहीं रहा,
जैसे पहले हुआ करता था। क्या बात है सर, संख्याएं इतनी कम हैं। क्या कारण है कि अब इसका वो गौरव नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का सामना मुझे करना पड़ता है, और मैं आपको विशेष तौर पे अपने अनुभव से, और एक और ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मूल रूप से तो वैसे गाजीपुर जनपद का निवासी हूँ, लेकिन परिस्थितियों के कारण बलिया में भी हमारे पिताजी ने नौकरी की और यहाँ हम लोग आ गए। यहाँ पर जीआईसी में ही मैंने, जिस स्कूल का मैं प्रधानाचार्य हूँ, कक्षा 6 से 6 से 10 तक की शिक्षा मैंने यहीं ग्रहण की। तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब मैं उस कैंपस में जाता हूँ तो आज भी, इस पल भी मुझे यही लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उस संस्थान में जाने के बाद, और ये जो प्रश्न लोग मुझसे करते हैं वो मेरे मन में भी रहता है, लेकिन उसका कोई एक कारण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में या राजकीय विद्यालयों में या एडेड स्कूलों में क्या शिक्षा का स्तर वाकई गिर गया है? क्या इसे उठाया नहीं जा सकता? क्या इसमें सुधार संभव नहीं है? तो कई सारे प्रश्न हैं जो हम लोग के समक्ष उपस्थित होते हैं चुनौतियों के रूप में, और कई बार कभी कभी उससे दुख भी होता है। लेकिन मैंने जब से अपने का प्रिंसिपल के रूप में या प्रधानाचार्य के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य करना शुरू किया, तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको हम अपने अल्प संसाधनों से, जो भी संस्था, जैसे हमारे यहाँ एक ये है कि अभी टीचिंग स्टाफ की बहुत क्राइसिस है, बहुत कम है, लेकिन जो भी है विभाग जो भी सुविधाएं हमें दे रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन वही चीजें हमको अवसर और चुनौती भी देती हैं। जो चीजें हमारे बस में नहीं है उसके प्रति रोने या संसाधनों के अभाव में हाथ खड़ा कर देने से कोई चीजें बदलने वाली नहीं है। हमको अपने जनपद में या विभाग में शिक्षा के स्तर को और उच्च करना है, और इसके लिए हम लोग सतत लगे हुए हैं। तो इसका परिणाम भी दिख रहा है। बलिया पहले नकल के लिए कुख्यात हुआ करता था, और पिछले 4 वर्षों से निश्चित तौर पे नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं और शुचिता के साथ हो रही हैं। इस साल तो बहुत सारे विशेष तरीके के प्रबंध किए गए, और उन परिस्थितियों में भी गुणवत्ता के साथ हमारे जनपद का जो प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत, वो भी बढ़ता जा रहा है। और ये इस बात को रेखांकित करता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य में काफी संभावनाएं हैं कि हम अपने उस गौरव को पुनः प्राप्त करेंगे जो गौरव हमारे विद्यालयों का हुआ करता था। और इसमें आधुनिक जितनी तकनीक है वो भी कार्य कर रही हैं, और उन चीजों को भी हमने स्वीकार किया है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अब समस्याएं कई तरह की हैं। जैसे बलिया जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों के समक्ष होती है कि उनकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती। वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज में उनकी रुचि है, भविष्य में कौन सा कैरियर उनको ऑप्ट करना है, क्या विकल्प हैं, ये सारी चीजें उनके मन में रहती नहीं है। एक बहुत साधारण तरीके से बच्चे यहाँ आते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर अब हमारे पास उन क्षेत्रों के बच्चे हैं जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या वो समझ विकसित नहीं होती है जो बड़े शहरों में, या आप कह सकते हैं कि सारे सुविधा संपन्न स्कूलों के छात्रों में डेवलप होती है। तो हमने विशेष तौर पे ये प्रयास किया है कि अपने छात्रों को हम शुरू से ही, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हों या कहीं के हों, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें, प्रयास करें कि वो माध्यमिक स्तर पर ही अपने कैरियर को लेकर जागरूक हो। शिक्षित होना, योग्य होना, क्षमताओं का विकास और
अपने व्यक्तित्व का विकास, ये तो शिक्षा का उद्देश्य है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शिक्षा हमारी रोजगार परक होनी चाहिए। इस बात को लेकर नई शिक्षा नीति में काफी कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन अभी की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक तरह से आप कहें तो बहुत ज्यादा रोजगार की संभावनाएं कि उस शिक्षा से रोजगार प्राप्त कर सकें नहीं हो पा रही हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन वो किसी टेक्निकल उसमें किसी कौशल में विशेषज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि वो अपने लक्ष्यों को अगर प्रारंभ से ही स्पष्ट करें, शुरू से ही वो अपनी रुचि के अनुरूप काम करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे कड़ी मेहनत या श्रम, भाग्य, ये सब चीजों के अलावा भी एक लक्ष्य होता है, एक रणनीति होती है। अगर उसका निर्धारण प्रारंभ से ही कर दिया जाए, छात्रों के माध्यम से, अभिभावकों के उससे या शिक्षकों के माध्यम से, तो ये एक तरह से उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उन्हें ये पता होगा कि उनको क्या करना है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे विद्यालय में कला विषय, चित्रकला, उसके एक अध्यापक हैं डॉक्टर इफ्तिकार खां, जनपद स्तर पे, और बहुत कार्य करते हैं। बहुत सारे उन्होंने सेमिनार और कार्यक्रम किए हुए हैं, और जनपद में चाहे वो पोस्टर प्रतियोगिता हो, चित्रकला हो, निबंध हो, किसी भी तरह की चीजें, उसमें सबसे ज्यादा उनका योगदान रहता है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बच्चा गणित और विज्ञान में ही अव्वल हो, तो उस परिस्थिति में उन्होंने एक माइलस्टोन का काम किया कि उन्होंने ड्राइंग में, आर्ट में भी कैरियर बनाया जा सकता है, एनिमेशन में, कार्टून में, इस बात की जानकारी बच्चों को दी, ट्रेनिंग दी, और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग के फलस्वरूप कला के क्षेत्र में आईआईटी मुंबई में बलिया के बच्चे सेलेक्ट हुए एनिमेशन डिजाइनिंग में, और उसमें, और बहुत अच्छे पैकेज पे वो काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मतलब जिस चीज को हम ये कहते हैं कि बहुत अगर जाने, हम बच्चे जाने कि हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कैरियर है, फार्मा में भी कैरियर है, मैनेजमेंट में भी कैरियर है, कंप्यूटर में भी है, मीडिया में है, तो वो अपनी रुचि के अनुसार। हम लोग के समय की शिक्षा, मैं ये सोचता हूँ कि जो समस्याएं हमने फेस की, वो समस्याएं आजकल के बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो समस्याएं उनको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आप लोग, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो उस समय के पढ़े होंगे जब डॉक्टर या इंजीनियर बनना या प्रशासनिक सेवाओं में ही, ये सरकारी नौकरी के ही ऑप्शन हुआ करते थे। इंटर में अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं आए, मेडिकल में नहीं आए, तो आप फेल्योरेंस है, आपके घर वाले कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर था उसमें निश्चित तौर पे परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं हर जगह। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो अगर छात्र प्रतिभाशाली है और उसके अंदर क्षमता है, तो निश्चित तौर पे अपनी रुचि के अनुरूप वो रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है। तो हमारे जनपद में इस चीज की मैं बहुत कमी महसूस करता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह का कोई वर्कशॉप हमारे जनपद में नहीं होता है जहां बच्चों को स्पेशल सेशन में अटेंड कराया जाए, या साइकोलॉजिकल काउंसलर के द्वारा उनकी रुचि के अनुरूप उनको कैरियर आप करने के लिए मोटिवेट किया जाए। अब पहले जो ट्रेंड था कि बलिया में हायर एजुकेशन का लेवल नहीं है, इंटर करो और झोला लेके चल दो इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं भी, मतलब जहाँ पे आप करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में, कल मैं आनंद प्रकाश चौबे सर जी का देख रहा था सेशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि अब जगह और स्थान का कोई महत्व नहीं है, महत्व है रणनीति का, महत्व है मार्गदर्शन का, महत्व है एक प्रॉपर तरीके से अपनी योग्यता को बढ़ाने का, निखारने का, और उस आधार पे जीवन में आगे बढ़ने का या करियर के लक्ष्य को निर्धारित करने का। सबके पास क्षमताएं हैं, सबको अलग अलग रुचि और अभिरुचि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं, और अगर हम छात्रों में
उनकी रुचि के अनुरूप उनको कैरियर ऑप्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो निश्चित तौर पे माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा कि वो उच्च शिक्षा में किस लाइन में जाना चाहते हैं, उनकी क्या रुचि है, क्या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं, फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डाटा एनालिसिस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसा कि हैं। तो आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर उनकी काउंसलिंग की जाए तो निश्चित तौर पे उनके कैरियर को शेप देने में हमारा यह जो प्रयास है, जो माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और इस मामले में मैं आप लोगों से, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी जगहों से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप समय दे सके या एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सकें कि कभी महीने में या 2 महीने में एक बार काउंसलिंग हो सके, बच्चों को बैठा के हम लोग पूछ सकें, उनको गाइड कर सकें, तो निश्चित तौर पर उनसे जो है काफी मदद मिलेगी। और प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच का ये जो दायित्व है माध्यमिक शिक्षा का, इसको हम लोग सही ढंग से कर पाएंगे, निश्चित तौर पे कर पाएंगे। अब मैं पर्यावरण के संदर्भ में और अपने विभाग के कुछ कार्यों के संदर्भ में सिर्फ उपलब्धि के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण विशेषज्ञ इस सत्र को संबोधित करने वाले हैं, तो पर्यावरण की समस्या कोविड-19 के समय आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में ही हम लोग तमाम तरह की बातें हम लोगों ने सुनी कि सड़कें साफ हो गई हैं, आसमान साफ हो गए और वहां से हिमालय दिखने लगा। इस तरह की जो बातें हैं, पक्षी आने लगे वापस, नदियों के पानी साफ होने लगे। तो पर्यावरण हमारी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, है भी। और हमने जीआईसी में विशेष तौर पे मैं अपने यहाँ के प्रयासों के बारे में एक छोटा सा आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमने अपने विद्यालय में पर्यावरण बाल कमेटी गठित की। हर क्लास के 2-3 बच्चों को एक पेड़ की जिम्मेदारी दी गई वृक्षारोपण के दौरान, और ये हुआ कि जो बच्चे अपने वृक्ष को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में सफल होंगे, उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और पूरे बलिया जनपद में वन विभाग और अन्य लोगों के सहयोग से पिछले 3 साल से माध्यमिक शिक्षा विभाग वृक्षारोपण कार्यक्रम में अव्वल है, और पिछले साल हम लोगों ने अपने लक्ष्य के 3 गुना ज्यादा वृक्षारोपण किया। और एक टीम वर्क, अब सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। तो बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास हो, उनको जानकारी देने का प्रयास हो कि उनका विकास शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण मित्र के रूप में भी, वो पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों को ही संरक्षित सुरक्षित रखना है हम लोग की भी जिम्मेदारी है। और भविष्य में अगर वो जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपना योगदान दे पाएंगे। अब मैं छात्रों के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा, विशेष तौर पे हम लोग के जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, जिन्हें कई बार, क्योंकि मैं कुछ विद्यालयों का प्रबंध संचालक भी हूं जो कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं, तो कई बार ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पर, जैसे अभी बलिया में मैं देखता हूं कि ज्यादातर अब कॉलेजों में, एडेड कॉलेजों में लड़कियों की संख्या अधिक है, तो वो कैसे आधुनिक शिक्षा को अडॉप्ट करें, तो उन्होंने भी वही उत्साह दिखाया है। एक दिन मेरे पास एक फोन आया कि सर, जो आपका फिजिक्स का लेक्चर है, जो हमारे यहाँ फिजिक्स के लेक्चरर है, उन्होंने कई वीडियो अपलोड किए थे, वो यूट्यूब से डाउनलोड हो नहीं रहा है, आप हमको डायरेक्ट भेज दीजिए। तो उससे मुझे मतलब ये पता चला, खुशी हुई। लेकिन बात छोटी सी है कि एक लड़की ने फोन करके कहा कि मुझे आप भेजिए, लेकिन उससे ये पता चला कि हम, जो हमारा पहला कदम है वो सही दिशा की तरफ। और कहावत है भी कि अगर आपने पहला कदम सही रख दिया तो आगे की राह आसान हो जाती है।
तो इसी उम्मीद के साथ ये जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं, उन चुनौतियों को निश्चित तौर पर हम उनका सामना कर सकेंगे और उनसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि आपके गृह जनपद में या बलिया में या पिछड़े क्षेत्रों में कहीं भी जहां भी हैं, वो जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कशॉप करें। उन बच्चों को अपने साथ जोड़ें जो लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कुछ सुझाव जिसको आप कह सकते हैं वो मैं देना चाहूंगा कि जो अच्छे छात्र हैं वो तो अपनी रुचि के अनुसार अपने कैरियर को चुन लेते हैं और उस दिशा में प्रयासरत हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनको सबसे पहले तो मेरा ये संदेश है, जब भी मैं किसी ऐसे स्कूल में जाता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो सब यही रोते हैं कि सर टीचर नहीं है और संसाधन हमारे पास नहीं है और बड़ी समस्याएं हैं सर। हम लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच जिसको कहा जा सकता है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, दो चार चीजें हैं। सबसे पहले कि पहली चीज है कि जो भी आपके पास संसाधन है उसी इनपुट से आपको आउटपुट देना है। आपके लिए साधन कहीं से सरकार प्रयास कर रही है, देती है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन जो चीज नहीं है उसका रोना लेकर हम अपने भविष्य के लिए नहीं बैठ सकते। अब जैसे कोविड-19 में अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्लासरूम एक्टिव नहीं है, तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि कब ये खत्म होगा, कब हमारे स्कूल ओपन होंगे, कब हम चलेंगे। विभाग ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं बच्चे ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ भी कहेंगे कि बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, आंख खराब होती है। लेकिन वही बात है, कल जो बातें हुई उसमें एक निष्कर्ष ये था, जो अच्छी चीजें हैं उनकी अच्छाइयों को हमको ग्रहण कर लेना और जो उसकी निगेटिविटी है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। हम ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ उतना ही समय दें जितना कंटेंट की हमको आवश्यकता है। जिस चीज में हमको समस्या आ रही है उससे आप जाइए और बहुत सारे चैनलों पर, बहुत जगहों पर वो सामग्री है, उसको समझिए, अपने टीचरों से बात कीजिए, उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखिए। जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे ही आप बैठे रहें मोबाइल पे। आप अपनी जरूरत के समय, अपने जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। तो जो संसाधन है हमारे पास, अल्प संसाधन है, सीमित संसाधन है, उन्हीं संसाधनों से हमको वर्तमान चुनौतियों का सामना करना। इसके लिए संसाधन जो हम नहीं पैदा कर सकते उसको लेकर हमको बैठना नहीं है। ये मेरे छात्रों को संदेश है कि आप अपने अल्प संसाधन को ही इस्तेमाल करें, मैक्सिमम इनपुट दें ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिले, अपना बेस्ट आउटपुट प्राप्त हो सके। अनुशासित रहें, सबसे बड़ी बात है। छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का प्रबंधन आप कैसे करें ये बहुत आवश्यक है। किस समय आपको क्या करना है, पढ़ाई की क्या समय है, आप अपनी रुचि के लिए, मनोरंजन के लिए भी समय निकालें, अपने शारीरिक विकास पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, स्वस्थ शरीर भी आवश्यक है। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आज के परिवेश में बच्चों को मेरा विशेष संदेश है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए कि सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और योगा करें, प्राणायाम करें, वर्कआउट करें, अपनी हॉबीज को, रुचि को डेवलप करें, नई नई चीजें सीखने का प्रयास करें, ताकि शिक्षा के साथ साथ आप अपने ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ सकें। बलिया के छात्रों में विशेष तौर पे हम अपने बच्चों में देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा जिसको कहा जा सकता है, बहुत सारे छात्रों में है, लेकिन सामान्य छात्रों में वो अप्रोच नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि एक परीक्षा जैसे बोर्ड की परीक्षा देना और कॉम्पिटिटिव परीक्षा देना, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, टेक्स्ट, सिलेबस, कंटेंट सब एक ही रहते हैं, लेकिन तरीके बदल जाते हैं, वहां क्वालिटी बदल जाती है।
तो कई बार ऐसा होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप 80 नंबर पा के भी सफल नहीं होते हैं 100 में, तो आपको ये माना जाएगा कि आप फेल्योर हैं। और वही 100 में आप बोर्ड में अगर 80 नंबर पाते हैं तो आप एक मेधावी विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि अरे मैं तो मेधावी था, मैंने 80 नंबर पाया और मैं ये कंपटीशन में मैं क्यों फेल हो गया। तो ये जो चुनौती है कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच कैसे विकसित करें, ये हम अपने स्कूली स्तर से अगर बच्चों में ये डाल पाएं और इसके लिए प्रयास करें, हम लोग कर भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे फायदा होगा। अब चूंकि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो अब वो स्थान और समय कि इलाहाबाद ही जाएंगे, बनारस जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, कोचिंग करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रणनीति ठीक है, आपको गाइडलाइन अच्छा मिल रहा है, आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं, तो निश्चित तौर पे आप सारे विश्व को हम एक तरह से गांव या विलेज की संज्ञा दे सकते हैं। अब जैसे देखिए हिमांशु जी इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में हम लोग साथ सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं, तो चीजें बहुत सारी तकनीकी रूप से आसान भी हुई हैं। तो उस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किए, अप टू डेट रहें समय के साथ साथ। अब जैसे कहने को है, मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दूं कि आज से 3 महीने पहले अगर आप मुझसे कहते कि गूगल मीट क्या है या जूम मीटिंग क्या है, वेबिनार क्या होता है, तो मैं कुछ नहीं जानता था। और मैं जानता अभी भी कुछ नहीं जानता हूँ, मतलब बहुत थोड़े स्तर पे कि जिनसे हम अपने समय में इन कामों को करना है तो सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बड़ा अपने को इस मामले में फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने विभाग की उपलब्धियों को, उसकी चुनौतियों को जानने का, समझने का, बताने का मौका दिया। तो इस माध्यम से मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन बातों को सुने कि अपने करियर को शेप देना है, पहले से डिसाइड कर लें, कोई स्ट्रेस ना लें। आजकल अवसाद और तनाव बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी वो इरिटेट हो जाते हैं, उनका व्यवहार जो है काफी मतलब आक्रामक या हिंसक जिसको कहा जा सकता है वो हो जाता है। तो अगर उनको सही मार्गदर्शन मिले, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हो, तो वो इन चुनौतियों से घबराएंगे नहीं बल्कि उनको अडाप्ट करेंगे। तो अनावश्यक एक चीज और मैं अपने बच्चों को मैसेज देता हूँ कि वो बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो मेरा ये सुझाव कि आप सिलेबस को बार बार देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पाठ्यक्रम है उसके टेक्स्ट को, स्टैंडर्ड टेक्स्ट को ही पढ़िए, उसी का अभ्यास कीजिए और निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो हमारे एक सीनियर थे, वो इंटर के तुरंत बाद, हम 11th में थे, वो 12th में थे, 12th के बाद ही उस समय उन्होंने IIT रुड़की और सभी चीजें एक साथ मतलब सेलेक्ट हुए और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गए। तो वो हम लोग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो गया। तो हम लोग जब भी जाते थे उनसे बात करते थे कि सर बताइए कि क्या क्या आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से कोचिंग लिया, क्या नोट्स लिए, कहाँ से आपने वो किया। तो वो उन्होंने बताया कि देखिए मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो मेरा टेक्स्ट है इंटर का, उसको मैंने पूरे बेहतर ढंग से ही तैयारी की, उसको पढ़ा, उसी में से जो समस्याएं IIT के 10 साल के क्वेश्चन पेपर से उनको सॉल्व किया और उसी टेक्स्ट के सहारे और आ, उसी के उससे मैंने ये कंपटीशन निकाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारे स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, तो उससे भी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तनाव ना हो, अनुशासित रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में एक सही दिशा और लक्ष्य का निर्धारण करें, आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें वर्तमान समय में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच सर। अभी आप जब सेशन ले रहे थे तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दुबे जी हैं, उन्होंने जी लिखा है कि बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, तो उनका ये कमेंट आया है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जी, तो आप लोग में से अगर किसी को प्रश्न पूछना हो, सर ने बहुत से टॉपिक कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि इतना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज रखे हुए हैं सर, इतनी ज्यादा डाइवर्स सेट ऑफ फील्ड में ये एक्सपर्टीज है इनका, और इनके एक्सपर्टीज, इनके एक्सपीरियंस की ही वजह से इन्होंने यह स्थान अर्जित किया हुआ है, पाया हुआ है, और बड़ा अच्छे तरीके से उन चीजों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, या कोई कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं जिन जिन चीजों पर सर ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो प्लीज आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। कोई कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या राजकीय स्कूल के बच्चों के लिए, तो प्लीज आप अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। थैंक यू सर। सारे लोगों का माइक अनम्यूट कर दें जिससे कि लोग अपने पॉइंट्स रख सकें। प्रेम सर। सब लोग फेसबुक लाइव पे हैं हिमांशु। हाँ, यहाँ पे भी, जूम पे भी, अगर किसी को प्रश्न पूछना हो तो। हाँ सर। पल्लवी का कुछ सवाल है क्या? पल्लवी। सर जैसे अभी तो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी, पूरा सुन नहीं पाई, बट मुझे जितना समझ में आया कि सर आपकी ये थिंकिंग बहुत अच्छी है और हम लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे मैं भी जीआईसी से पढ़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो जीआईसी के बच्चे हैं उन लोगों को कितना नॉलेज है। जैसे अभी कंपटीशन की बात हो रही थी, तो अगर कोई मैथ्स लेता है कोई स्टूडेंट जी, तो वो ये सोचता है कि सिर्फ हम एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स लेता है तो फिर सोचता है कि उसके पास बहुत कम ऑप्शन है। तो एज अ करियर काउंसलिंग के रूप में क्या हम लोग ऐसे ही जूम ऐप में कुछ बच्चों को कनेक्ट करके और क्या उन लोगों की काउंसलिंग करवा सकते हैं जिनसे उनकी नॉलेज बढ़ सके? एकदम, ये हमारे फ्यूचर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अभी हमारे वरिष्ठ हैं सर, श्री अतुल सर, उनसे हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग जीआईसी के बच्चों के लिए एक सेशन करेंगे, इसमें आप जैसे एक्सपर्ट और जैसे हिमांशु सर हैं उनको विशेष तौर पे, और प्रेम प्रकाश सर हैं, इन लोगों को उस सेशन में हम लोग जोड़ के और काउंसलिंग कराने का और बच्चों को उनके विचारों से डायरेक्ट अवगत कराने के लिए ये एक हमारी सोच पहले से ही बन गई है कि हम लोग को भविष्य में इस प्लेटफॉर्म का निश्चित तौर पे यूज करना है। सर हम लोग आपके साथ एक प्लान के साथ हम लोग आएंगे और निश्चित तौर पे कैरियर काउंसलिंग एक बहुत अच्छा मुद्दा है और मुझे लगता था कि ये नेगलेक्ट हो चुका है। मतलब इसका जिम्मा कोचिंग वालों ने उठा लिया है या पेरेंट्स के पास ही रह गया है और आपने इस सोच को आगे रखा। इस तरीके से मुझे एक बार फिर से आभास हुआ कि वास्तव में जिस उद्देश्य के साथ ये संस्थाएं खोली गई थी अभी भी जिस्ट उसका बचा हुआ है। इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग है वो खस्ताहाल नहीं हो रही, उसका कारण यही है कि उसकी जो भी मटेरियल था बड़ा दमदार था। तो निश्चित तौर पे जो आपने ऐसा विचार रखा सर, हम इसके लिए एक प्रयास करेंगे। फुल प्लान के साथ हम लोग इसके साथ आएंगे। आपने एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात की, हम उन लोगों को भी जोड़ेंगे। हमारे ग्रुप में एक मोहतरमा है जो कि साइकोलॉजी से पीएचडी हैं और इस समय वो उत्तर प्रदेश सरकार के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब बच्चों एवं महिलाओं के साइकोलॉजी विभाग की पीछे उन्हें ज्वाइन किया, तो उसी में कुछ है। मैं उनसे भी बात करता हूं और वो हम लोग को कुछ सेवा का मौका दे सके। कुछ और लोगों को भी हम लोग जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे शुरुआत इसको करेंगे। नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आपने कारवां शुरू किया है, इसको बढ़ाना है और जिस पवित्र दिन पे और जिस श्रद्धांजलि के रूप में आपने कार्य शुरू किया हुआ है और आप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं, आपकी संस्था सक्रिय है,
तो मैं निश्चित तौर पे आपको भविष्य की शुभकामना देता हूं और मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक टीम ऐसी बनेगी जो इन समस्याओं को स्थानीय स्तर पे हम दूर करने का जो संकल्प ले रहे हैं आज के दिन, वो उसको हम करने में सफल रहेंगे। हिमांशु जी, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि साइकोलॉजी आज की डेट में वर्ल्ड का एक ऐसा विषय बना हुआ है जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसको बिजनेस साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे साइकोलॉजी के एक्सपर्ट आते हैं और वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं कि वो कितना अच्छे से अच्छा काम कर सके, अपनी कंपनी में कितना अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सके, या अपनी जो साइकोलॉजी है, लेट्स से ऑफिस का एनवायरनमेंट, ऑफिस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के बिहाफ पे जो भी सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं के बिहाफ पे वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इनहैंस कैसे कर सकें, उसमें बिजनेस साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। वो माइक्रोसॉफ्ट ले लें, गूगल ले लें, या फेसबुक ले लें, ट्विटर ले लें, इन सारी